Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about terms related to the chemical effect of electric current. उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोड, वोल्टामीटर, एनोड, कैथोड, electrolyte, non-electrolyte, and electrolysis. Today we are going to continue about chemical effect of electric current, uses of electrolysis, electroplating, and uses of electroplating. Let's start with the chemical effect of electric current. An electric current can produce following three effect. Electric current आपको पता ही है कौन से तीन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. हम यहाँ पे कौन से इफेक्ट स्टडी करेंगे? केमिकल इफेक्ट. In class 7, you have studied that heating effect and magnetic effect produced by flow of electric current. 7th स्टैंडर्ड में आपने मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था. जब करंट पास होता है तब हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होती है. Let's now study the chemical effect of electric current. हमें यहाँ पे chemical effect of electric current के बारे में स्टडी करना है. When electric current is passed through an electrolyte, chemical reaction take place. जब electric current electrolyte means solution में से पास होता है तब chemical reaction होता है. This is called chemical effect of electric current. इसीलिए इस इफेक्ट को chemical effect of electric current, because जब electric current पास होता है तब chemical reaction होता है, इसीलिए इसको chemical effect of electric current बोला जाता है. Activity 4 to study the chemical effect of electric current. Chemical effect of electric current कैसे प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पे आपको स्टडी करके दिखाया है. और कैसे प्रोड्यूस होती है. थिंग्स नीडेड: 2 कार्बन रॉड, यहाँ पे 2 कार्बन रॉड चाहिए, कॉपर वायर, बैटरी, बिकर, कॉमन सॉल्ट, डिस्टिल वाटर एंड सैंड पेपर. मेथड: टेक सम डिस्टिल वाटर इन अ बिकर. बिकर में कुछ डिस्टिल वाटर लेना है. एड अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट टू अ वाटर. बिकॉज आपको पता है डिस्टिल वाटर है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए हम उसमें अगर सॉल्ट डाल देंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. दिस विल लेट द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज सॉल्ट डालने से डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा. ब्रेक ओपन टू ड्राई डिस्कार्डेड सेल. अभी दो जो सेल है जो हम वॉच में यूज़ करते हैं, जो छोटे वाले नहीं, जो रिस्ट वॉच में यूज़ करते हैं वो नहीं, जो बिग वॉल वॉच में यूज़ करते हैं वो 2 डिस्कार्डेड सेल लेना है, उसको ओपन करना है. टेक आउट 2 कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम दिस सेल. उस सेल में से आपने कभी ओपन करके देखा है, उसमें 2 कार्बन रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कार्बन रॉड निकाल लेना है. क्लीन दिस मेटल कैप विद द सैंड पेपर. और कार्बन रॉड के ऊपर मेटल कैप होती है, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर देना है. Next one, wrap the copper wire around metal cap of carbon rod and join to the battery. फिर क्या करना है, जो मेटल कैप है कार्बन रॉड के ऊपर उसको कॉपर वायर से रैप करना है और उसको बैटरी के साथ ज्वाइन करना है. हियर दिस कार्बन रॉड आर यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड. कार्बन रॉड किसकी तरह वर्क करेगा? इलेक्ट्रोड. कार्बन रॉड इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा. वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा. देखो यहाँ पे दिखा है, हमने आगे पढ़ाई था, बीकर लिया है, वाटर लिया, वाटर क्या है? यस राइट, वाटर है इलेक्ट्रोलाइट. तो ये 2 कार्बन रॉड क्या है? इलेक्ट्रोड. ये बैटरी है, ये कॉपर वायर है जो रैप की है दोनों कार्बन रॉड को, ये कार्बन रॉड की मेटल कैप है, ये दोनों कार्बन रॉड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है. वाटर में हमने जो सॉल्ट डाला था वो, तो अभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. नेक्स्ट वन, नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन अ सॉल्यूशन. फिर ये इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है. मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ कार्बन रॉड आर आउटसाइड द वाटर. आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कार्बन रॉड का मेटल कैप है वो सॉल्यूशन से बाहर रहना चाहिए. सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा तो पूरी प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, इसीलिए वो जो कार्बन रॉड का मेटल कैप है वो सॉल्यूशन से बाहर रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना है. फिर यहाँ से आप कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ कॉपर वायर को, तो अभी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो आपको पता है डिस्टिल वाटर है तो उसमें कौन से 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो अभी केमिकल रिएक्शन होगा, और कैसे होगा वो देखो यहाँ पे दिखाया है. ऑब्जर्वेशन: थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे? यू सी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड आफ्टर सम टाइम. आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे आपको गैस के बबल्स दिखेंगे. ये बबल्स किसके हैं? यस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के.
Further, test confirms that gas evolved at the cathode is hydrogen and that at the anode is oxygen. हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है कि ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड है तो वो कौन से गैस को अट्रैक्ट करेगा? यस राइट, नेगेटिव को, मीन्स ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बबल्स है वो फॉर्मेशन हो गए, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, तो यहाँ पे कौन से गैस के बबल्स फॉर्मेशन हो गए? हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन कैथोड पे फॉर्मेशन हो गया बिकॉज नेगेटिव है, एंड एनोड मीन्स पॉजिटिव, वहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के बबल्स फॉर्मेशन हो गए। नेक्स्ट वन, डिस्कशन इन दिस एक्टिविटी डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वाटर, राइट। उसका डिकम्पोजिशन होगा आफ्टर हैविंग इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट टेक प्लेस, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया गया है वो होगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब। वाटर, उसमें हमने क्या डाला? पिंच ऑफ सॉल्ट, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, कौन सी प्रोसेस करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने आगे देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस मीन्स उसमें जो आयन्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब। तो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन गैस कौन कहाँ पे होगा फॉर्मेशन? गैसेस, यस, कैथोड पे, एंड ऑक्सीजन गैसेस का फॉर्मेशन एनोड पे। कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट। यहाँ पे ये कंक्लूजन दिया गया है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन पासिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वाटर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिकम्पोजिशन होगा एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वाटर का डिकम्पोजिशन हो गया बिकॉज वाटर मीन्स H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। नॉट only a small amount of salt should be added to water. Concentration solution of salt and water on electrolysis produce hydrogen and chlorine gas instead of hydrogen and oxygen. आप जब डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट डाल रहे हो तो पिंच ऑफ सॉल्ट ही डालना है बिकॉज ज़्यादा डाल दोगे तो क्या होगा? बिकॉज सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं होगा बट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। इसलिए आपको पिंच ऑफ सॉल्ट ही, जितना वो जितना थोड़ा कम डालोगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही, बट ज़्यादा डाल दोगे तो पूरा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। यहाँ पे हमने क्या किया? वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट डाला था बट उसमें एसिड डाल के भी आप जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उसमें हो सकती है। मीन्स जब आप एसिड के 2-3 ड्रॉप्स डालोगे तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एसिडिफाइड वाटर में से तब हाइड्रोजन आयन्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हाइड्रोजन आयन बैटरी के नेगेटिव चार्ज टर्मिनल तरफ मूव होगा एंड द हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सप्लाई बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड फॉर्म अ न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम। फिर वो गेन करके वो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बन जाएगा and this hydrogen atom join to form a molecules and atom joint होके क्या बन जाएगा? molecule. On other hand, hydroxide ion OH move towards the positive charge terminal where they lose electron to get neutralized and to form oxygen gas. and hydroxide ion है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तरफ मूव होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लॉस करेंगे एंड न्यूट्रलाइज हो जाएगा OH में एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। वी विल लर्न दिस कंसेप्ट इन हायर क्लास। ये कंसेप्ट हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे कि हम इलेक्ट्रोलाइट में मीन्स वाटर में एसिड डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन मीन्स हाइड्रोजन कैसे न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड हाइड्रोक्साइड आयन में से ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट है बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे देखो यहाँ पे दिखाया है, जब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है तो इलेक्ट्रोड पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड,
डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, कई बार इलेक्ट्रोड पे मेटल का डिपोजिशन भी हो सकता है जब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है तब। और ऐसे ही टाइप की हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। इस इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंज ऑफ कलर में बी अकर इन द सॉल्यूशन, कई बार सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है जब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट में तब। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है आपको गैस का फॉर्मेशन, बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है। कई बार मेटल का डिपोजिशन भी हो सकता है एंड कई बार ये सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो जब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है तो ये तीन इफेक्ट आपको दिखाई देती है, तीन में से एक, तीन में से दो भी दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहाँ पे किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। फर्स्ट वन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। For example, when electric current is passed through molten sodium chloride, जब electric current molten sodium chloride means NaCl में से पास होगा, sodium is deposited at the cathode, sodium है पॉजिटिव है तो वो कैथोड मीन्स वो नेगेटिव चार्ज बैटरी के डिपॉजिट होगी, एंड क्लोरीन नेगेटिव गैस, क्लोरीन मीन्स Cl तो वो नेगेटिव चार्ज है तो उसका डिपोजिशन कहाँ पे होगा, एनोड पे। Aluminium and potassium are also extracted from their ores by electrolysis process। तो ऐसे ही ores में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। सेकेंड, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है। Electrolysis is used for manufacture of chemicals that are used in industries in the large amount। Nowadays chemical का यूज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है केमिकल का मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे कैसे हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन मिला, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है तो ठीक है, तो ऐसे ही आप क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन ऑब्टेन आप इंडस्ट्री के लिए बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कर सकते हो। थर्ड वन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मेटल्स की रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए हम कैसे बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, तो ये मेटल्स का रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन। रिफाइनिंग का मीनिंग क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। मेटल का प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज होता है। Electrolytic refining is the most important and widely used method for refining of metal। Electrolytic refining means ज़्यादातर अब मेटल्स का प्योरिफिकेशन, ज़्यादातर इंडस्ट्री में मेटल जब हम ओर में से ऑब्टेन करते हैं तो वो रॉ मटेरियल है, तो इंडस्ट्री में मेटल्स का रिफाइनिंग ज़्यादातर किया जाता है बिकॉज इंडस्ट्री में जो मेटल्स का यूज़ करते हैं तो वो प्योरिफिकेशन फॉर्म में चाहिए होती है। Many metals like zinc, copper, tin, silver, gold, nickel are refined by this method। ज़्यादा से ज़्यादा मेथड जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उससे प्यूरिफिकेशन किया जाता है। लाइक निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, टीन, जिंक, कॉपर, ये सारे मेटल का रिफाइनिंग है, प्यूरिफिकेशन है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। The method of coating, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? The method of coating the metal surface with thin layer of superior metal with the help of electric current is called electroplating। electroplating means, electroplating में जैसे हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखा था वैसे बीकर चाहिए, टू इलेक्ट्रोड चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का कोटिंग करना है तो वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कर सकते हैं, वो हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके लिए एक्टिविटी से आपको समझाया है टू परफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कॉपर। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जो ऑब्जेक्ट लेंगे उसके ऊपर कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? उसके लिए चाहिए थिंग्स नीडेड, अ ग्लास बीकर, कॉपर स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप, बैटरी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कनेक्टिंग कॉपर वायर, स्विच या की, सैंडपेपर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मेथड, फिल 3/4 ऑफ बीकर विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें बीकर को 3/4 बीकर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CO
SO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फिलअप करना है। एड अ न्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं। कनेक्ट द कॉपर स्ट्रिप टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फिर कॉपर स्ट्रिप को यहाँ पे हमने कॉपर स्ट्रिप ली थी एंड आयरन स्ट्रिप ली थी, तो ये जो कॉपर स्ट्रिप है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है एंड आयरन स्ट्रिप को क्लीन करके बैटरी के नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे सैंड पेपर लिया था, ठीक है, तो सैंड पेपर से आयरन स्ट्रिप को क्लीन करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बिक कर लिया है कॉपर स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप, बैटरी की कॉपर वायर एंड एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। डिप द कॉपर स्ट्रिप एंड आयरन स्ट्रिप इन द एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर इन दोनों को, ये जो इलेक्ट्रोड है एज इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है, उन दोनों को आपको इलेक्ट्रोलाइट में जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें डिप करवाना है। टेक केयर दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, बट ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों टच ना हो जाए। स्विच ऑन, फिर यहाँ से स्विच ऑन करनी है एंड लेट द करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन, फिर करंट को पास करवाना है सॉल्यूशन में से हाफ एन आवर तक एंड फिर ऑब्जर्वेशन करना है। You observe that deposition of thin reddish layer of copper on an iron strip, थोड़ी देर के बाद हाफ एन आवर के बाद देखोगे तो यहाँ पे रेडिश कलर का आयरन स्ट्रिप के ऊपर फॉर्मेशन हो जाएगा कॉपर का, ठीक है, वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। देखो When copper sulfate is dissolved in water, जब आप वाटर में कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करोगे, इट फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन, तो कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन क्यों हो जाएगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड जो सल्फेट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। When the electric current is passed through solution, जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन मीन्स कौन सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास होगा, द कैटायन मीन्स कॉपर आयन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, वो कॉपर आयन कौन से साइड मूवमेंट करेगा, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उस साइड, एंड एन आयन मीन्स सल्फेट सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज आयन मूव टुवर्ड्स द एनोड। एट कैथोड copper ion gain electrons supplied by electric current and form copper atom that deposit themselves on the surface of iron strip। देखो ये क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है वो एनोड, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है वो कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयन्स का फॉर्मेशन होगा वो एन आयन और यहाँ पे कैट आयन, ठीक है। देखो अभी कैथोड पे मीन्स यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कैटायन है, बिकॉज उसका पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑपोजिट जो यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज से ही वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है मीन्स कैथोड है, तो यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैटायन क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो आयरन स्ट्रिप के ऊपर कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन एनोड। एट एनोड द सल्फेट आयन डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, एनोड पे सल्फेट आयन का ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा। इंस्टेड copper atom in copper plate lose the electron to form a copper ion that goes into copper sulfate solution। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी, इट मीन्स एनोड पे कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये स्ट्रिप कौन सी है, कॉपर की, तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी, बट क्या होगा, कॉपर एटम है वो कॉपर प्लेट्स से कॉपर को लूज करेगा एंड कॉपर आयंस बनेंगे, वो कॉपर आयंस कहाँ पे जाएंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ से कॉपर आयंस कॉपर है, कॉपर एटम है वो यहाँ पे जाएंगे, कॉपर आयंस बन जाएंगे और फिर वो यहाँ पर डिजोल्व हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कॉपर का फॉर्मेशन आयरन स्ट्रिप के ऊपर होगा। Thus, we see that the anode lose copper atom. It means कि हम देखेंगे कि एनोड ने कॉपर एटम लूज किया and cathode gain equal number of copper ion to form a copper atom। and anode है जितना वो यहाँ से लूज करेंगे उतना ही कॉपर आयन का फॉर्मेशन होगा, कॉपर एटम का फॉर्मेशन होगा।
Therefore, the anode slowly dissolve in solution, while layer of copper get deposited on cathode. It means that anode है वो slowly कॉपर को सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे एंड कॉपर का नया लेयर कैथोड के पास मीन्स यहाँ पे आयरन स्ट्रिप के ऊपर बनता जाएगा. The sulfate ion do not take part in the chemical reaction. सल्फेट आयन यहाँ पे कुछ भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा. ठीक है, मेन यहाँ पे हमें आयरन स्ट्रिप के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन करना है. तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट लिया है और यहाँ पे प्लेट भी कॉपर की डाले. तो सल्फेट यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या होगा कि सल्फेट है वो नेगेटिव चार्ज है तो वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पे हमें आयरन पे कॉपर का डिपोजिशन करना है, इसीलिए यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट लिया है एंड यहाँ पे जो हमने प्लेट ली है वो भी कॉपर का लिया है. इट मीन्स कि ये जो लिया है हमने इलेक्ट्रोड वो भी कॉपर का लिया है. तो यहाँ पे सल्फेट कुछ भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे आयरन स्ट्रिप के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होगा. Thus the copper get transferred from anode to cathode. It means ऐसा भी बोल सकते हैं कॉपर एनोड से कैथोड पे ट्रांसफर हो रहा है and form a reddish layer on the iron strip. and iron strip के ऊपर reddish layer का कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है ना. ये एनोड है, ये कैथोड है. कॉपर आयंस को कॉपर है वो पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है. ठीक है, तो वो कॉपर है वो कैटायन है तो वो यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट होगा बिकॉज वो पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, ठीक है, तो वो आप कैथोड के पास रख के हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे ही कर सकते हैं. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट वन, डेकोरेशन. मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग अ ज्वेलरी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी एक्सपेंसिव. देखो, आप जो ज्वेलरी यूज़ करते हो गोल्ड एंड सिल्वर की वो बहुत एक्सपेंसिव होती है. द आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेड अप फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ मोर एक्सपेंसिव मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक देम लुक एक्सपेंसिव. Listen student, in this electroplating activity, SO4 sulfate radical cannot exist in the electrical neutral state. वो electrical neutral state में exist नहीं करेगा. It will attack copper anode and will form copper sulfide. वो कॉपर एनोड जो कॉपर प्लेट हमने एनोड पे लगाई है उसको अटैक करेगा एंड कॉपर सल्फेट में फॉर्मेशन हो जाएगा. In the above process, after taking electrons, the neutral copper atom get deposited on the cathode. वो इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पर डिपोजिटेड होगा कॉपर एटम्स. एट द सेम टाइम SO4 रिएक्ट विथ कॉपर एनोड एंड SO4 जो एनोड पे कॉपर प्लेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड बिकम्स CuSO4 कॉपर सल्फेट. बट इन वाटर इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल. बट वाटर में SO4 एज अ सिंगल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विथ कॉपर electrodes, copper is deposited on cathode and at the same amount of copper is formed from the anode. ठीक है, तो यहाँ पे SO4 का एज सिंगल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे SO4 का कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. तो आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट. यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिसके ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर का लेयर किया होता है वो ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किया होता है बिकॉज आप रियल परचेस करने जाओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है. तो यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं ना कि गोल्ड का पानी चढ़ाया है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग से उसके ऊपर पूरा लेयर बना देते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का. तो आपको जो ज्वेलरी आर्टिफिशियल में मिलती है वो ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से ही करते हैं. नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन. Iron objects are electroplated with chromium, nickel, zinc to protect them for a rusting. देखो, आयरन है वो हमें पता है कि वो रस्टिंग प्रोसेस से क्या हो जाता है और आयरन है वो रस्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसके ऊपर क्रोमियम, निकल एंड जिंक का लेयर करते हैं जिससे उसमें रस्टिंग ना हो. तो ये लेयर पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज ये क्यों हो रहा है? बिकॉज क्रोमियम, निकल एंड जिंक वो कोरोसिव नेचर उसका नहीं होता है, इसलिए आयरन को रस्टिंग से बचा लेता है, प्लस वो चीप भी है. Chromium plating is done in many objects such as car parts, water tap,
kitchen utensils, gas burner, bicycle handle, bars and wheel rims। देखो ये गैस का बर्नर है, ये स्पून आपको दिखाई है, ये टैप दिखाई है, इस सब के ऊपर नाउअडेज सबसे ज़्यादा क्रोमियम का प्लेटिंग किया होता है। वो होता ओरिजिनली आयरन से ही बना होता है, बट उसके ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग किया होता है। Next, tin can used for storing food are made by electroplating tin on iron। जो टीन कैन आप यूज़ करते हो फूड स्टोर करने के लिए, आप मॉल में से परचेस करते हो, ठीक है, तो वो आयरन का ही है, बट उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से टीन का लेयर किया होता है। दिस इज बिकॉज टीन इज़ अ लेस रिएक्टिव देन आयरन, बिकॉज टीन है वो लेस रिएक्टिव है, वो कोरोजन नेचर उसका नहीं है, ठीक है, इसलिए आयरन के ऊपर उसका लेयर बना देते हैं। Hence, food does not come in contact with iron, इसलिए food directly आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है। is protected from getting spoiled, and वो spoil भी नहीं होता है, बट वो आयरन के डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है, इसीलिए उसके ऊपर टीन का लेयर करते हैं, जिससे फूड को कुछ भी हार्मफुल नहीं होता है, फूड स्पॉइलेज नहीं होता है। नेक्स्ट है केयर फॉर एनवायरमेंट। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज disposal of used कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर प्रॉब्लम। जनरली जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज है वहाँ पे क्या करते हैं, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, वो ऐसे ही वो रिलीज कर देते हैं, उसका कुछ ट्रीटिंग नहीं किया जाता है। दिस इज बिकॉज दिस कंडक्टिंग सॉल्यूशन आर एसिडिक इन नेचर, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ये जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है वो कई बार एसिडिक नेचर होता है, ऑल्सो कंटेन वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट, कई बार उसमें हम सॉल्ट डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, दैट में भी पॉइजनियस, और ये पॉइजनियस होता है। मीन्स जब आप एसिड डालोगे या सॉल्ट डालोगे, जब केमिकल रिएक्शन होती है तब, और ऐसे ही आप लीव कर दोगे वाटर में या वाटर में या सॉइल में, तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। So, the conducting solution used in electroplating are polluting waste and should be disposed of in proper ways by following specific disposal guideline to protect the environment। इसीलिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज है उसको जो इलेक्ट्रोलाइट का वेस्ट निकल रहा है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, और उसको डिस्पोज करने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीटेड करना चाहिए, और फिर आप डिस्पोज कर सकते हो। जो गाइडलाइन है, स्पेसिफिक डिस्पोजल प्रोसेस है, उसको फॉलो करके, जिससे एनवायरनमेंट को कुछ हार्मफुल ना हो। तो ये चीज़ें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 खत्म होता है।